Assalamu alaikum 5th class beta. Today we are going to start our new chapter unit number 15 electricity. आज हम इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर को डिटेल से इसकी रीडिंग करेंगे. बुक रीडिंग आपने क्या करना है बेटा कि आपने भी अपनी बुक्स को ओपन कर लेना है और इस वीडियो को समझने के बाद सुनने के बाद अच्छी तरह से आपने भी बुक रीडिंग करनी है. और एक बात और कि जो वर्ड्स मैंने यहाँ पर हाईलाइट किए गए हैं ये थोड़े से डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं और इनके मीनिंग्स मैं आपको डिस्प्ले करती जाऊँगी और वर्बली भी साथ साथ बताती जाऊँगी. आपने अपनी बुक पर इन वर्ड्स को अंडरलाइन करना है या हाईलाइट्स है जैसे भी आप मार्क करते हैं इसके ऊपर आपने उर्दू मीनिंग्स मेंशन कर लेने हैं ताकि जब आप रीडिंग करें तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए. ठीक है. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट टू डू द रीडिंग. Have you ever looked at the sky during the thunderstorm? The brilliant flashes of lightning across the sky should give you an idea of how powerful electricity is. All matter is made up of tiny particles called atoms. Atoms are so tiny that they are invisible to naked eye. But they are composed of even smaller particles called subatomic particles. Subatomic particles. These are इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. वो आपको कह रहे हैं कि क्या आपने कभी बिजली गरजते हुए आसमान को देखा है और आपने जो उसके ब्रिलियंट फ्लैशेस होते हैं, जो बिजली की इतनी ज़्यादा चमक होती है, उससे आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी किस कदर पावरफुल है. अब वो आपसे कह रहे हैं बेटा कि एवरीथिंग अराउंड यू डैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस इज़ नोन एज मैटर. हर वो चीज़ हमारे जो इर्द गिर्द होती है ना उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम मैटर कह देते हैं. ठीक है. हर वो चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द है, जो कुछ ना कुछ जगह घेरती है और उसके अंदर मैस है, उसे हम मैटर कहते हैं. और मैटर किससे मिलकर बना है? जो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर है ना दैट इज़ एटम. यानी कि आप जिस चेयर पर बैठे हुए हैं वो चेयर मैटर है. इवन के हम लोग खुद मैटर हैं. इसके अलावा जो आपके सामने आपने जो फ़ोन पकड़ा हुआ है जिससे आप पढ़ रहे हो या लैपटॉप, दीज आर ऑल्सो मैटर क्योंकि इन सबका कुछ ना कुछ मास है और इसके अलावा ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं. ठीक है. तो इनका जो बिल्डिंग यूनिट है यानी वो वाला ज़र्रा या वो वाला पार्टिकल जिसने मिलकर इन सब चीज़ों को बनाया है उसे हम एटम कह देते हैं. अब हम लोगों ने बेसिकली इस पूरे चैप्टर में एटम के स्ट्रक्चर को डिटेल के साथ पढ़ना है. ठीक है. सो वो कह रहे हैं कि एटम्स इतने छोटे होते हैं कि दे आर इनविजिबल टू द नेकेड आई, कि आप इसे अपनी आम आंख से नहीं देख सकते हो. हमें इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है और जब हम माइक्रोस्कोप से इसका डिटेल स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि एटम सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलकर बना है. अब आप सब एटॉमिक के वर्ड को देखें. सब किसे कहते हैं हम? छोटा हिस्सा. सब मीन्स छोटा हिस्सा. सब एटॉमिक यानी कि एटम्स के जो छोटे ज़र्रात हैं ना उन्हें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कह देते हैं. दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. और आपको फिर उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के नाम बताए गए हैं. ठीक है. जैसे कि हेयर यू कैन सी द डायग्राम ऑफ एटम. यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर नज़र आ रहा है लेकिन आप अपनी बुक्स पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर तीनों किस्म के पार्टिकल्स का बताया गया है. प्रोटॉन है, इसके अलावा न्यूट्रॉन है जो कि सेंटर में है और मिलकर न्यूक्लियस बनाते हैं. जो हम सेंटर होता है ना एटम का उसे हम न्यूक्लियस का वर्ड यूज़ करते हैं उसे बुलाने के लिए. और जो अराउंड द न्यूक्लियस वो वाले रास्ते या वो वाले शेल्स जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव, जो पार्टिकल्स मूव करते हैं उसे हम इलेक्ट्रॉन कह देते हैं. ठीक है. दिस डायग्राम गिव्स एन एनलार्ज्ड व्यू ऑफ एन एटम. हम लोग नेक्स्ट भी आगे फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे पहले हेयर आई वांट टू शो यू द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये बेसिकली जो एटम है ना एटम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है बेटा. कैसा होता है कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो एटम के बिल्कुल मिड में होते हैं, दरमियान में होते हैं और दोनों मिलकर न्यूक्लियस ऑफ द एटम बनाते हैं. ठीक है. जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द जोन से हैं वो रिवॉल्व करते हैं, घूम रहे होते हैं. एंड हेयर आर द मीनिंग्स. यहाँ पर बेटा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स हैं, फिर आपने इन्हें मार्क कर तो ऊपर इनके उर्दू मीनिंग्स मेंशन कर लेने हैं. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू रीड द डू यू रिमेंबर वाला पिंक ब्लॉक. ठीक है. हम यहाँ से रीड करेंगे. The materials which allow the flow of electrons or electric current to pass through them are called conductors.
बेटा एज वी टॉक्ड अबाउट कि हम लोगों ने जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मैटर क्या है, एवरीथिंग अराउंड यू इज़ मैटर, क्योंकि हर चीज़ कुछ ना कुछ मास रखती है और कुछ ना कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है। और हमने ये भी पढ़ा कि मैटर के छोटे से छोटे पार्टिकल को हम लोग एटम कहते हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि वो वाले मटेरियल्स जिनके अंदर फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, यानी कि एटम क्या, ज़ाहिरी बात है एटम है तो इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एटम ही के तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो वाले मटेरियल्स जिनमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजीली हो सके उन्हें हम कंडक्टर्स कहते हैं। यानी कि आम ज़ुबान में हम ये कहेंगे कि वो वाले पार्टिकल्स जिनसे करंट आसानी से गुजर सकता है उन्हें हम कंडक्टर्स कह देते हैं। ठीक है। Metals like copper, gold and silver have free electrons in them, so they are good conductors of electricity. Free electrons means कि more than the need. More than the need जब electrons होंगे तो क्या होगा कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट अच्छी तरह से करेगा वो मटेरियल, और उन्हें हम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कह देते हैं। In some materials the electrons are tightly held in their atoms. They are not free to move around, therefore the current cannot flow through them. Such materials are called insulators. अब इसके लिए बेटा आपको एक और कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ पर ये एटम की डायग्राम को वॉच करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तो प्रोटॉन्स कितने हैं, 2 ही प्रोटॉन्स हैं रेड कलर्स के और 2 ही न्यूट्रॉन्स हैं, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर मोर देन 1। लेकिन जो बेटा एक एटम की स्टेबल फॉर्म होती है ना, उसमें क्या होता है कि उसमें हमेशा जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं दे आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि अगर प्रोटॉन्स या पॉजिटिव प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो अगर आपके पास प्रोटॉन्स 8 हैं तो जो न्यूट्रल एटम होता है ना उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी 8 ही होंगे। मीन्स ये कि जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही नेगेटिव चार्ज, और सब आपस में मिलकर एक दूसरे के इफ़ेक्ट को जो है वो न्यूट्रल कर देते हैं, तो ओवरऑल एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन अगर आप क्या करें कि अगर आप इंसुलेटर्स में देखें ना, तो इसमें जो नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्टर्स में नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि जितने प्रोटॉन्स होंगे उससे कहीं ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, यानी कि अगर 8 प्रोटॉन्स हैं तो 8 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इसी वजह से करंट जो है उसमें से इजीली पास नहीं कर सकता। ठीक है। तो हम कहेंगे कि इंसुलेटर्स आर दोज मटेरियल्स थ्रू विच द करंट कैन नॉट पास ईजीली, वो वाले मटेरियल्स जिनके अंदर से करंट आसानी से पास नहीं कर सकता। एग्जाम्पल्स इंक्लूड रबर, ग्लास एंड वुड आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंसुलेटर्स। Knowing about conductors and insulators can help to keep you safe from the dangers of electricity. अब वो कह रहे हैं कि डेफिनेटली जब हमें एक चीज़ का नॉलेज होगा कि एक मटेरियल कंडक्टर है, उसमें से करंट गुजर रहा है, तो हम उसे अवॉइड करेंगे कि हम उसे टच ना करें। और इसी तरह से वो वाला मटेरियल जो इंसुलेटर है तो उसे हम कॉन्फिडेंटली पकड़ सकते हैं कि इसमें से तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो वो कह रहे हैं कि इस चीज़ का नॉलेज हो ना आपको डेंजर से अवेयर रख सकता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बुक रीडिंग ऑफ पेज नंबर 91। बेटा आज के लिए आपका सिर्फ पेज नंबर 91 ही है। आपने इसे अच्छे तरीके से रीड करना है, और आपको अगर इससे रेलिवेंट कोई डिफ़िकल्टी हो या आपको समझ ना आए तो आपने वीडियो को रिवर्स करके दोबारा से सुनना है। अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो आप जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया गया है आप उसमें क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। ओके, सो अल्लाह हाफिज़ टिल द नेक्स्ट लेक्चर।